हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य निर्धारण प्रक्रिया या फिर द प्राइसिंग प्रोसेस। जब कोई निर्यातक विदेशी बाज़ार में प्रवेश करता है तो उसे निर्णय लेना होता है कि वह अपना उत्पाद या सेवा किस प्राइस में या किस मूल्य में बेचेगा। फिलिप कोटलर के अनुसार मूल्य निर्धारण नीति का निर्णय करने के लिए 6 कदम उठाए जाते हैं। उनमें हम विदेश व्यापार से संबंधित कुछ और तत्व भी जोड़ सकते हैं। अब निर्यात मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को निम्न कदमों से उठाया जा सकता है। पहला है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य परिभाषित करना, डिफाइनिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपका जो मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, निर्धारित करने के लिए निर्यात के उद्देश्यों को जमाना बहुत आवश्यक है। भाई जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से आपको अपना प्राइस निर्धारित करना है। जैसे कि जैसे कि क्या होता है, उनका उद्देश्य निर्यातकों का उद्देश्य विदेशी बाज़ार में प्रवेश करना, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना, नए प्रतियोगियों के प्रवेश को रोकना, माल में बढ़े हुए स्टॉक को निकालना, अनुकूलतम उत्पाद क्षमता को पाना। ये सब क्या है, निर्यातक के उद्देश्य है। मतलब एक मार्केट में उनको एंटर होना है, फिर अपने आप को स्टेबल करना है, नए जो प्रतियोगी आ रहे हैं उनको रोकना है, अपने जो स्टॉक है उनको कम प्राइस में निकालना है। यानी आपको एक तरह से आपको वहाँ स्टैंड होने के लिए जो उद्देश्य है आपके, उसको पूर्ण करना। मूल्य किसी स्तर पर निर्धारित किए जाए, यह विपणन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। भाई जो आपका मार्केटिंग का उद्देश्य है, आप क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ार में प्रवेश करने या अपने बाज़ार अंश बढ़ाने के लिए मूल्य को कम रखा जा सकता है। मतलब आपको मार्केट में एंटर होना है, स्टेबल होना है, तो आप अपने प्रोडक्ट प्राइस को कम रखेंगे। अनुकूलतम उत्पाद क्षमता पर पहुंचने के लिए या अतिरिक्त स्टॉक निकालने के लिए सीमांत लागत जितना मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। कई बार यह दशाएं के लिए भी ऊंचे मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, किंतु जो आपकी वस्तु की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्या हुआ कि जो आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपने कम प्राइस रखा, लेकिन कई बार आपका जो अनुकूलतम उत्पाद क्षमता है उस तक आपको अगर पहुंचना है तो आप क्या कर रहे हो, या फिर अतिरिक्त स्टॉक जो आपको निकालना है, तो आप एक सीमांत लागत जितना मूल्य निर्धारित करेंगे अपने वस्तु का और उसको बेच देंगे। तो विदेशी मूल्य कैसे निर्धारित होगा, जब तक कि आपका विपणन उद्देश्य क्या है उस बाज़ार में वो निर्धारित अगर नहीं होगा तो आप वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले अपने उद्देश्य को परिभाषित करना है। आप किस एम से या किस ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट में एंटर हुए हो, तो उसी के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट प्राइस रखना है। दूसरा है बाज़ार की विशेषता व विश्लेषण करना, एनालाइज मार्केट कैरेक्टरिस्टिक। भाई अब मार्केट को भी आपको देखना है कि आपका मार्केट किस प्रकार का है, बाज़ार किस प्रकार का है, उसकी प्रतिस्पर्धा की सीमा कैसी है, उसका प्रकार क्या है, या फिर बाज़ार में किस टाइप का मूल्य चल रहा है, ग्राहकों का व्यवहार कैसा है, मांग की विशेषता कैसी है, व्यापार की पद्धति कैसी है, मध्यस्थ को
का लाभ दर क्या है, भुगतान व उधार की शर्तें, ये सब क्या है आपके लिए एक तरह से एनालाइज है या विशेषता है बाज़ार की, जिसको आपको एनालाइज करना है। उसके हिसाब से आपको अपना प्राइस डिसाइड करना है। जब आप जान जाएंगे ये सब विशेषताओं को, क्योंकि आप हर एक स्टेप को एनालाइज करेंगे कि कंपटीशन कितना है, उसके हिसाब से तो आप प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे। उदाहरण के लिए यदि मूंगफली का तेल महंगा हो तो उपभोक्ता सोयाबीन का तेल प्रयोग करने लगता है। मतलब क्या हुआ, जब भी प्राइस ज़्यादा होता है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। यानी टी का प्राइस यानी चाय पत्ती का प्राइस कभी बढ़ा तो हम सब्स्टिट्यूट में कॉफ़ी पीने लगेंगे। मतलब हमारे पास हर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी का मूल्य बढ़ा तो हम उसके जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं। तो ये है, यही सब क्या है मार्केट की विशेषता है कि कई बार टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, उसके हिसाब से भी जो विशेषताएं हैं वो मार्केट की चेंज होते रहती है। तीसरा है लागत की गणना करना, यानी आपका जो लागत है पूरे प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ है उसको कैलकुलेट करना। उसमें वस्तु की लागत के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं। प्रत्यक्ष लागत, इसमें क्या आता है, जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट है, कच्चा माल खरीद रहे हो, मजदूरी, ईंधन, बिजली, ये सब आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है एक तरह से। तो उस प्रोडक्ट में आपने कितना खर्चा किया, एक प्रोडक्ट बनाने में कितना बिजली, कितने लेबर, कितना ईंधन खर्चा किया, वो उस बेसिस पे आप अपना कॉस्ट डिसाइड करते हैं। दूसरा है उसमें उत्पादन उपरी व्यय यानी प्रोडक्शन ओवरहेड। अब कारखाने के प्रकार की लागत, पर्यवेक्षक का वेतन, मतलब जो आपके एक्स्ट्रा वे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरत है वो उसके अलावा और जो खर्चे हो रहे हैं वो। फिर विक्रय व वितरण की लागत, मतलब आप मार्केट तक कैसे पहुंचा रहे हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बेच रहे हैं, उससे भी उसमें जो लागत लगा है वो भी आप एक तरह से प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। तो ये सब को कैलकुलेट करना ही क्या होता है आपका लागत की गणना करना, यानी कॉस्ट, कैलकुलेटिंग कॉस्ट। उसके बाद उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन लाभ। लाभ का पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द गेन्स ऑफ इंसेंटिव्स। बहुत से देशों की सरकार अपने निर्यातक को सहायता व प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे निर्यातक को लागतें कम हो जाती है तथा वे विदेशी बाजार में कम मूल्य पर माल बेच पाते हैं। इसका एक उद्देश्य देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना भी है। इस प्रोत्साहन के कई रूप हैं, जैसे निर्यात शुल्क की वापसी, रोकड़ा क्षतिपूर्ति या फिर पुनः पूर्ति लाइसेंस वगैरह एट्सेट्रा। यानी गवर्नमेंट आपको एक तरह से क्या है इनिशिएटिव देती है, आपको ग्लोबल मार्केट में स्टैंड करने के लिए वो आपको हेल्प करती है। वो हेल्प ही क्या आपके लिए एक तरह से प्रोत्साहन लाभ है। आपको अगर फाइनेंशियली कोई छूट दे रही है सरकार तो उससे आप क्या होगा, आपको निर्यात में लाभ होगा, आपको एक्सपोर्टिंग कॉस्ट कम लग रहा है तो उसके चक्कर में आप अपना उधर प्राइस को कम करके भी मार्केट में स्टैंड होंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा तो वहाँ की विदेशी मुद्रा आप भारत ला सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित होगा। तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर आपको हेल्प कर रही है मतलब कुछ परसेंट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। नेक्स्ट है प्रतियोगियों की लागतों, मूल्यों व वितरण रणनीति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट स्ट्रेटजी। अपने उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करने से पहले निर्यातक को अपने प्रतियोगी के लागत ढांचे, मूल्य निर्धारण पद्धति
रणनीति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यह भी मालूम किया जाना चाहिए कि हमारा उत्पाद क्वालिटी की दृष्टि में प्रतियोगी के उत्पाद के समान कहाँ ठहरता है। यदि हमारा उत्पाद प्रतियोगी के उत्पाद जैसा ही है तो हमें उसका मूल्य थोड़ा कम रखना चाहिए, परंतु यदि हमारे उत्पाद में कुछ विशेष गुण हो तो उसका मूल्य थोड़ा अधिक आप रख सकते हैं। भाई अब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, उनका वितरण प्रणाली कैसा है, विपणन मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसा है, उन्होंने कितना कॉस्ट लगाया है। अगर आपका और उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी एक समान होगी तो आप अपने प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम हुई तो आप अपने प्राइस को थोड़ा सा कम रख के प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा गुण है, उनसे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, तो आप उसके प्राइस को ज़्यादा करके भी बेच सकते हैं। अब भाई आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से उनका स्ट्रेटजी जानने के बाद आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको रखना है, पूरा एनालाइज करने के बाद। छठवां है लक्षित मूल्य का निर्धारण व निर्यात की व्यवहारिकता का आकलन करना। विभिन्न लागतों व सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए फर्म मूल्य निर्धारण के कई मॉडल तैयार करती है और उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त मॉडल का चयन करती है। यह वह मूल्य है जिस पर वस्तु बिकनी चाहिए। इसलिए लक्षित मूल्य भी कहते हैं। अब यह पता लगाया जाएगा कि उस मूल्य पर माल निर्यात किया जा सकता है या नहीं। यानी अब आप एक टारगेटेड प्राइस रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपको सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके हिसाब से आप कुछ मॉडल तैयार करेंगे, अलग अलग प्राइस तैयार करेंगे। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जिस प्राइस में कस्टमर भी एग्री होगा आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और आपको एक एनालाइज करना है कि आप ऐसा प्राइस रखें कि वस्तु बिकनी चाहिए उस प्राइस में। तो जो उस प्राइस जो हमने टारगेट किया है उसी को हम कहते हैं लक्षित मूल्य या फिर टारगेट प्राइस। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी. Sorry for the mistakes.